20 तक हो गए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 बोला ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 20 टन्स पर सेंटीमीटर इज मेड टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलेनॉइड, द नेसेसरी करंट विल बी। तो क्या एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, ये इस तरीके से हमें सोलेनॉइड दे रखा है, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं 20 टन्स पर सेंटीमीटर। इसको क्या ले एमकेएस में लेके जाएंगे तो 20 ये 2000 हो जाएंगे, टर्न पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो दे रखी है हमें 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो ये बोला था नेसेसरी करंट विल बी। तो करंट की बात करते हैं तो बी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। ये क्या होता है टर्न डेंसिटी, तो 20 इंटू 10⁻³ अब चेक कर लेते आंसर म्यू नॉट में लिखना है या एम्पियर में, तो सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन इक्वल टू 2000 और आई, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जो आई की वैल्यू आएगी, ये आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू 2। ठीक है, तो आई इक्वल टू जो अपना आ जाएगा, ये आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 8 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 8 एम्पियर। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोला ए करंट आई फ्लो थ्रू ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन इट इज कनेक्टेड टू डीसी ईएमएफ इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये मान लेते सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ऐसी ही होगी, यूनिफॉर्म होती है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, तो बी डायरेक्शन, बी इधर होगी आमने, और जो चार्ज को फेंका वो भी बी से इधर चल रहा है, तो दोनों वेक्टर जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब थीटा कितना आ गया 0। तो एफ इक्वल टू आप लिखोगे, हमसे पूछा क्या गया है द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी बी साइन 0। तो ये कितना हो जाएगा 0। अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, ए करंट आई फ्लो थ्रू ए लॉन्ग ए करंट आई इज फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप देन। तो ये पाइप है अगर इस तरीके से, ठीक है, और इसमें ये करंट ऐसे फ्लो होगी, तो अगर आप लिखोगे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज लिखते हो, तो ये क्या हो गया 0। तो जो बी आएगा यहां से वो कितना आ जाएगा 0 आएगा, तो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज 0। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड, मतलब बी इनसाइड जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि ए स्टडी इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, तो ये बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ, एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो वायर है तो सॉलिड ही होगी, ऐसे मान लेते हैं अपने लोग। अब इसमें इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, तो इसके अंदर जो ई इनसाइड होगा वो क्या होगा, वो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो कराने के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द वायर इज 0, ये सही है। अगर इसकी एक्सिस पे यहां की बात करोगे, इस वाले एक्सिस पे, तो क्या लिखा जाएगा बी इक्वल टू जो आप लिखते हो वो क्या होगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर
आर की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो बी कितना आ जाएगा 0। तो दूसरा सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द वायर इज 0। ठीक है, मान लो विसिनिटी मतलब इसके पास की बात करते हैं, यहां आ गई, तो क्या होता है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी यहाँ पे, तो बाहर जो आ जाएगा वो ई कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कौन सा सही हो गया, बी और सी, ऑप्शन सही है बी और सी, आंसर आ जाएगा सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है कि फॉर द लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग पाइप विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यही अभी जो क्वेश्चन है 25, और ये क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो ये बोला फॉर द हॉलो थिन सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग पाइप विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बोला है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, वो तो हो जाएगी 0, बी इनसाइड, मगर बी आउटसाइड नहीं होगी 0, बी आउट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पाइप इज 0। तो करंट अगर यहां फ्लो हो रही है तो जितना पॉजिटिव, अभी जो डिस्कस करा था पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे, तो यहां पे जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल, वो कितना हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज 0। और ये चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ पाइप इज 0, ये नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, आंसर आ गया थर्ड, सही हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है इन ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड द फील्ड प्रोड्यूस डज नॉट डिपेंड। तो वही लिख लेते हैं, सोलेनॉइड की बात करें, म्यू नॉट इक्वल टू एन इंटू आई, ये टर्न डेंसिटी होती है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई हो गया। तो क्या बात आ रही है इसमें, नंबर ऑफ टर्न आ रहे हैं, करंट इन सोलेनॉइड आ रहा है, रेडियस नहीं आ रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, इफ ए लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स बिकम हाफ फॉर ए सोलेनॉइड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। तो ये क्या बोला है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सेम ही रहेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 बोला है इफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट बिकम डबल देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला है, नंबर, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू आपने लिखा म्यू नॉट एन आई, तो बी डैश की अगर बात करें तो ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स 2n हो गया, और करंट कितनी हो गई 2i, तो कितना आ गया 4 म्यू नॉट एन आई, मतलब 4 बी हो गया, तो कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 29।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोला ए करंट ऑफ 1/4 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए टोराइड, इट हैज 100 टन्स ऑफ टन पर मीटर, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस। तो आई हमें दे रखा है भाई 1/4 एम्पियर, तो B इक्वल टू हो जाएगा, इसमें म्यू नॉट एन आई होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और एन कितना दे रखा है 1000 आई 1/4 पाई, ये कैंसिल हो गया, B इक्वल टू आ गया 10⁻⁻4। सही है, तो आंसर हो गया अपना, आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, द मीन रेडियस ऑफ टोराइड इज, आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं 500, ठीक है। करंट जो दे रखी है आई 0.1 एम्पियर, तो बी हमें लिखना है म्यू नॉट एन आई होगा, या बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन कितना हो गया 500, 2 इंटू ये पाई, आर कितना 10 इंटू 10⁻⁻2, और आई की वैल्यू 0.1, ठीक है। तो ये 2 पाई हो गया, कैंसिल हो गया ये, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, फिर इस 0 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 10, और ये ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, तो B इक्वल टू बचेगा 10⁻⁻4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, टेस्ला की बात कर रहा है, तो B इक्वल टू हो गया 10⁻⁻4 टेस्ला, आंसर आ गया 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज ए प्रोटॉन ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो मास हो जाएगा, मास होगा m, चार्ज होगा q, अल्फा की बात करेंगे तो 4m, और चार्ज होगा 2q, रेडियस इसकी r है, इसकी भी रेडियस r है। तो ये बोल रहा है जो फोर्स प्रोटॉन पे है वो क्या हो रहा है 2 फोर्स अल्फा के, तो ये लिखा जाता है कितना q b क्रॉस b लेके चलेंगे, तो ये b1 ये आ जाएगा हमारे पास q2 b2 इंटू b2, ये बनेगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर एंटर हो रहे हैं, और चार्ज जो आएगा हमारे पास, और इससे ये डबल है, ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये बनेगा q1 b1 b2 q2 b2 इंटू b2, अब देखा रखा है सेम है, तो b1 इक्वल टू b2 हो जाएगा, और q2 जो है वो 2q1 के बराबर है, तो b1 अपॉन b2 लिखोगे ये आएगा 4, कितना आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा अपना 4। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी एंड अल्फा पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेम पाथ। तो सेम पाथ मतलब रेडियस दोनों के बराबर होंगे, एक अल्फा है और आर प्रोटॉन, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये तो m अल्फा b अल्फा अपॉन q अल्फा b हो जाएगा, m प्रोटॉन b प्रोटॉन q प्रोटॉन इंटू b हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बराबर है, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये चल रहा है,
तो ये क्या होगा मोमेंटम, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2m अल्फा k अल्फा डिवाइड बाई q अल्फा। इसको आप लिखोगे 2m p, मतलब ये प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, qp। ठीक है, तो ये बोला कितनी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब क्या बोल रहा है, ये एनर्जी जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटॉन की एनर्जी हमें दे रखी है, देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा 2, इसका मास मान लेते हैं 4m और ये k अल्फा आ गया। ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसके 4 से क्या होगा डबल होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये मास हो जाएगा m और ये kp हो गया डिवाइड बाई ये q हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k अल्फा बराबर आ गया k प्रोटॉन, मतलब k अल्फा बराबर कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 32 का आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये बोला 2 आयंस हैविंग इक्वल मास बट चार्ज इन रेशियो 1:2 आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड इन रेशियो 2:3। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ अलोंग विच 2 आयंस मूव। तो क्या बोला 2 आयन है, तो m1 इक्वल टू m2 ये हमें दे रखा है, और जो चार्ज दे रखा है Q1 Q2 ये 1:2 दे रखा है, और B1 B2 ये हमें दे रखा है 2:3 ये दे रखा है। तो बोला रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ अलोंग विच 2 आयंस मूव। तो भाई लिखो R1 अपॉन R2 जो लिखा जाएगा M1 B1 Q, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, M2 B2 Q2। ठीक है, R1 R2 M1 अपॉन M2 B1 अपॉन B2 Q2 अपॉन Q1 रख दो वैल्यू, ये तो हट गया, एक हो जाएगा B1 बाई B2 2/3 Q2 बाई Q1 2। सही है, कितना आ गया ये 4:3। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। ठीक है, इसको लिखो जरा 1 मिनट आप। तो इसके आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 33 था, 34 की। बात करते हैं 34। जो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए चार्ज, तो इस पर क्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻30 kg। मूविंग विथ स्पीड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो फार्मूला लगाना है, F इक्वल टू आ जाएगा Q B क्रॉस B, और R इक्वल टू आ जाएगा MB अपॉन QB। ठीक है, समझ गए आप लोग। और सर्कुलर पाथ में है तो मतलब फोर्स क्या होगा परपेंडिकुलर, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा अपना फर्स्ट।
आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 बोला ए ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन हमें कितना दे रखा है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर दे रखा 0.5 मीटर। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ रेडियस ऑफ 0.5 m इन द सेम प्लेन विद द सेम बी। तो फिर वही लगाना है, आर प्रोटॉन आर ड्यूट्रॉन लिखोगे आप, तो ये एम बी इंटू क्यू प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एम ड्यूट्रॉन बी ड्यूट्रॉन क्यू ड्यूट्रॉन इंटू बी। तो इसको तो आप लिखोगे 2m प्रोटॉन के प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन इंटू बी। इसको लिखोगे 2m ड्यूट्रॉन के ड्यूट्रॉन क्यू ड्यूट्रॉन इंटू बी। इससे सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, के प्रोटॉन जो आएगा वो आ जाएगा 100 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ जाएगा अपना 4। सही है, 35 का आंसर हो जाएगा अपना 4। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोला ए प्लेन मेटालिक सीट इज प्लेस्ड विथ इट फेस पैरेलल टू लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड। ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected with velocity b from a distance d from the plane normal to the line of induction. The maximum velocity of projection for which the particle does not hit the plate. ठीक है, ऐसे मान लो ये हमें दिया हुआ है, ये प्लेट दी हुई है, क्या बोल रहा है, ये प्लेन मेटलिक सीट इज प्लेस्ड विथ इट फेस पैरेलल टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी यूनिफॉर्म। ए चार्ज ऑफ मास क्यू मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी b फ्रॉम ए डिस्टेंस d। देखो d से अगर यहां से फेंका गया तो अगर ये इस तरीके से मैक्सिमम इसको टच करते हुए निकल जाए या इससे थोड़ा सा कम, तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में होगा। तो यहां से जो रेडियस आएगी हमारे पास, ये जो होगा ये सर्कुलर पाथ में वही डिस्टेंस हो जाएगी। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी इंटू क्यू बी। सही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसको रख लो d एम बी इंटू क्यू बी। तो b इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी डी बाई एम। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी b अलोंग द x एक्सिस एंटर इन रीजन ग्रेटर देन पॉजिटिव दे रखा है विथ यूनिफॉर्म फील्ड एंड अलोंग द k। द पार्टिकल विल पेनिट्रेट इन दिस रीजन इन द x डायरेक्शन अप टू ए डिस्टेंस d। देखो क्या है, ये x रीजन दे रखा है, ठीक है, और ये ऐसे मान लो इधर x चल रहा है, तो ये x ग्रेटर देन 0 है और मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखी है b। पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, ठीक है। तो अब ये बोला है कि कितनी देर तक, मतलब या कितनी डिस्टेंस तक ये इसमें रहेगा। अगर ऐसे मान लो अपन लोग जो b है इसको ऐसे बाहर मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, b ऐसे आएगा और ये ऐसे बाहर, अपने माना कि इधर b ऐसे है, इधर तो फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा और ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये अंदर इसके जा सकता है। तो ये जो डिस्टेंस सेंटर यहां कहीं होगा r, तो r इक्वल टू आ जाएगा एम बी इंटू क्यू बी, ये d आ जाएगा एम बी इंटू क्यू इंटू बी। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। आंसर आ जाएगा सेकेंड।
चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 38, ये कौन सा था? 37। 38 बोला ए इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड u अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखी है और डायग्राम उसका दे रखा है। रीजन उसका बता दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम। तो बाई कोऑर्डिनेट इसने पूछे हैं, तो ऐसे समझ लो ये हमको दे रखा है, ठीक है, ऐसे समझो। और इधर से ये बाई है, ये एक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनसाइड है। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर एंटर होगा इसमें, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हुआ, तो इसमें फोर्स की बात कर लेते हैं। तो बी वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये फोर्स तो ऐसे लगेगा अपवर्ड, मगर ये किसके लिए लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रॉन है तो कैसे आएगा? फोर्स लगेगा कैसे? डाउनवर्ड। तो ये ऐसे घूम के आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स और बाई के बारे में बात करनी है। तो बाई जो आएगा वो तो आ गया नेगेटिव, बाई हो जाएगा नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करती नहीं है, तो वेलोसिटी जो मतलब स्पीड है वो तो चेंज होगी नहीं, तो b इक्वल टू यू ही रहेगा, मगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। तो b इक्वल टू यू और बाई लेस देन 0, ये आएगा हमारे पास। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 क्या बोला है, ये बोला 2 प्रोटॉन बीम आर मूविंग विद वेलोसिटी b in same direction, the ratio of electric force and magnetic force between them is। क्या है? एक प्रोटॉन बीम ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, ठीक है। 2 प्रोटॉन बीम दे रखे हैं हमें, तो देखो ये हमें दे रखा है, और इसमें बोल रहा है कि 2 प्रोटॉन्स बीम है, तो ये प्रोटॉन इधर, ये प्रोटॉन, तो ये करंट ऐसे मान ले। तो क्या करते हैं, जब ये प्रोटॉन चलेगा तो यहां पे क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये प्रोटॉन P है, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो R है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो तो आप लिख लो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब Fm की बात करोगे आप, मतलब मैग्नेटिक फोर्स वो कितना होगा? Q B क्रॉस B लिखोगे, सिंपल सा। तो स्पीड इसकी दोनों ये बराबर दे रखी है। जब कोई चार्ज चलता है तो Q B, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू B अपॉन R स्क्वायर, सही है। तो इससे जो हमारे पास Fm बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट Q स्क्वायर B स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एफ ई अपॉन एफ एम हमसे पूछा है, तो ये कितना आएगा? एफ ई अपॉन एफ एम सी नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। बी नॉट दे रखा है या बी दे रखा है, तो ये आएगा बी, ठीक है। इसमें यूज क्या है करना है? सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, ये वाला रिलेशन यूज करना है, क्योंकि यहां से बचेगा म्यू नॉट और यहां से बचेगा कितना? एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहां से जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और इससे रिलेटेड थ्योरी हमारे मॉड्यूल में दे रखी है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 40, इसकी बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये कि ए पार्टिकल ऑफ चार्ज दे रखा है हमें Q इक्वल टू माइनस 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। स्पीड हमें दे रखी है मीटर पर सेकेंड और एक्स एक्सिस में चल रहा है, ये आई कैप दे रखा है। एंटर इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड along the negative z axis if the charge particle continue moving along the x axis magnitude of b। मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F मैग्नेटिक फोर्स, तो ये QE होगा, ये QBB होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। B पूछा है तो ये E/B आ जाएगा। तो E कितना दे रखा है अपने लोगों को 10 टू पावर 4 और B दे रखा है 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 यहाँ आएगा 3 10 टू पावर 3, तो B इक्वल टू आ जाएगा 10 टू पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 40, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, 40 का आंसर आएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये बोला एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी बी नॉट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगेन इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी बी नॉट परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड बी। इफ r1 इज द इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट आफ्टर एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड r2 इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट आफ्टर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो r1 r2 का रेशियो लिखना है। तो भाई लिखो, अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हुआ इसमें, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, ये इधर घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एफ एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, मतलब एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है, तो एम बी स्क्वायर R1 और ये क्यू ई के बराबर होगा, तो R1 जो आ जाएगा ये एम बी स्क्वायर क्यू इंटू ई, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, और ये बी नॉट स्क्वायर दे रखा, तो ये बी नॉट लिख लेते हैं। और जो R2 मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, R2 ये एम बी नॉट इंटू क्यू इंटू बी दे रखा है, तो R1 और R2 का रेशियो लिखना है, तो R1 R2, M से M कैंसिल हो जाएगा, B से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा बी नॉट, यहां आएगा E, ये कैंसिल हो जाएगा और B यहां आ जाएगा, ये आंसर आएगा बी नॉट E। तो ये जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा फोर्थ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 42, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर। ठीक है, तो फोर्स लगेगा इसमें डाउनवर्ड और घूमने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दे रखा है हमें 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 kg, चार्ज दे रखा है, एक्सपीरियंस नो डिफ्लेक्शन इफ सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ fields are normal to the path of electron each other, if electric field is removed then the electron will revolve in orbit of radius। ठीक है, देखो क्या है, तो पहले तो अपने लोग B लिख लेते हैं, QE इक्वल टू कितना होता है, QBB परपेंडिकुलर, तो यहां से जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी E/B। तो E आपको दे रखा है 10 टू की पावर, ये दे रखा 3.2, तो क्या दे रखा है, जो B दे रखा है 3.2 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, और ये 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो B जो बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर 8। अब ये बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, तो हमें रेडियस बतानी है,
तो R इक्वल टू आ जाएगा mb इंटू क्यू बी, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 1 कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, 1.6 इंटू 10 टू पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और जो b दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लगभग बचेगा 0 पॉइंट, इसको कट करोगे तो 4.5 बचेगा, ठीक है। इनको ऐड करके सॉल्व करोगे तो R जो आ जाएगा 0.45 मीटर। आंसर आ जाएगा C। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। 43 क्या बोला, ये बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोला स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी इट एक्सेलरेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर जीरो वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फोर्स तो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बोला व्हाइल डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कोई चेंज नहीं करती है, तो आंसर अपना आ जाएगा। और थर्ड बोला ओनली कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डिफेक्टिव, चार्ज पार्टिकल इज इफेक्टिव इन डिफ्लेक्टिंग। तो ये भी गलत हो गया, अपना आंसर आएगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो 43 का आंसर चेक करें, आंसर आएगा 4। 43 का आंसर आएगा 4। थ्योरेटिकल है तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ये भी थ्योरेटिकल ही है। ये बोला ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q वेलोसिटी b passes undeflected through a space with non-zero electric field and magnetic field. The undeflecting condition will hold if, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यू ई अगर आप लिखोगे तो ये क्या होना चाहिए क्यू बी क्रॉस बी। अब ये कंडीशन हमारे पास आएगी तो ये हट गया, तो ई इक्वल टू बी क्रॉस बी, ये बना हमारे पास। A charge particle q and velocity v pass undeflected in a space with non-zero electric field. The magnetic field, the undeflecting condition will hold. अब ये बोला साइन ऑफ बोथ q and e are reversed, ये भी गलत हो जाएगा। साइन ऑफ बोथ, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ b and e are change in magnitude but keeping the product of b and e fixed, ये सही है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, थर्ड आंसर आएगा 44 का, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारे पास 44 का। 1 मिनट रुको, 44 चार्ज पार्टिकल, तो बोथ ई एंड ई आर डबल इन मैग्नीट्यूड, इसका आंसर आएगा 44 का। चेक करते हैं, आंसर आएगा इसका 4, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 44 का 4, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, ये बोला ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। E इक्वल टू कितना आ जाएगा E नॉट I एंड B नॉट I विथ B नॉट J। मतलब ऐसे है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, ये समझ लो, ये E नॉट I हो गया, ये B नॉट I हो गया, ठीक है। और इसको इधर B नॉट J दे रखा है। तो देखो होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इसको देगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो कैसे आएगा इसका सर्कुलर मोशन, B इधर है, B ऐसे आएगा और B ऐसे, इनसाइड आएगा, मतलब ये पार्टिकल ऐसे एंटर होगा, मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी इस तरफ। तो जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, ई की डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगी, मगर जो बाई और जेड कंपोनेंट होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड किसी टाइम पे लिख लूं, मतलब वेलोसिटी लिखता हूं मैं,
तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा अगर मैं इसकी स्पीड लिखूं, तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये तो ये रहेगा, मगर इनका प्रोडक्ट है ये तो सेम रहेगा। ये कितना रहेगा, मतलब प्रोडक्ट का स्क्वायर का जो सम आएगा वो सेम रहेगा, बी नॉट स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बाई और जेड कंपोनेंट वो चेंज नहीं होंगे। तो अब इसको अगर लिखें तो आपने लिखा बी स्क्वायर बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर, ये है। और ये क्या बोला, इसको डबल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, डबल करना है। तो अब इसकी बात करें अपने लोग, तो ये बनेगा 4b स्क्वायर, और bx जो होगा वो कितना हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन की बात करें ax, ये आएगा q e बाई m। ठीक है, तो bx आ जाएगा q e बाई m इंटू टी। ठीक है, अब इसको वैल्यू यहां रख दो, क्या बोल रखा है इसमें, पार्टिकल चार्ज। तो bx की वैल्यू रखोगे यहां पे, यहां दोबारा लिखता हूं मैं ऐसे, 4b स्क्वायर क्यू ई बाई एम टी, और इसका टोटल का स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर, ये बी नॉट स्क्वायर है, 3b नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3b नॉट एम क्यू इंटू ई। ठीक है, एम बी नॉट, आंसर यही आएगा। तो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखना, देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी जो बाई और जेड डायरेक्शन होगी उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी, मतलब स्पीड को चेंज नहीं करेगी, मगर वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट अपना चेंज हो रहा है, उसको मैंने लिख दिया टाइम के साथ क्यू ई बाई एम इंटू टी। सही है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, ये बोला ए ट्राइंगुलर लूप ऑफ साइड एल कैरीज ए करंट आई। तो ये ट्राइंगल प्लेट मान लो, लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाता है वो कितना होता है, अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर आ गया, ये एरिया हो गया। करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, तो एम जो लिखा जाएगा वो आई इंटू ए आएगा, और आप अपवर्ड मान लेते हैं। ठीक है, और अपवर्ड जो आएगा तो इसको मानोगे के कैप, तो ये बनेगा अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर इंटू आई, और ये के कैप मान लेते हैं। आउटवर्ड को माना है बाहर, तो ये एम वेक्टर आ गया। ठीक है, तो बोला टॉर्क ऑन द लूप, तो टॉर्क जो लिखा जाता है वो क्या होगा, एम क्रॉस बी। तो ये तो मैंने लिख लिया अंडर रूट 3/4 आई स्क्वायर, नहीं एल स्क्वायर इंटू आई इंटू बी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या बोल रखा है इसने, ट्राइंगल प्लेट इन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है, ये बी आई कैप, तो ये बनेगा आई नहीं के क्रॉस आई कैप। ठीक है, बी हमें दे रखा है बी नॉट आई कैप। ठीक है, इसको पुट सॉल्व कर लो, मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है सिर्फ 3/4 एल स्क्वायर आई इंटू बी, माइनस का जे कैप आएगा। ठीक है, नहीं के क्रॉस आई क्या आएगा, ये आई
जे के, तो के क्रॉस के आएगा, जे आएगा प्लस का। मैग्नीट्यूड पूछा तो ये आ जाएगा √3/4 आई स्क्वायर, नहीं एल स्क्वायर, ये आएगा आई इंटू, दोबारा लिखता हूं मैं, तो ये बचेगा √3/4, ठीक है, एल स्क्वायर आई इंटू बी, ये आएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो 46 का आंसर आ गया फोर्थ। 47 बोला है, इन द फिगर शोन ए कॉइल, ठीक है, ऑफ सिंगल टर्न इज बाउंड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m. द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड लाइज इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ sphere. If sphere is in rotational equilibrium, the value of B is. तो मतलब हमसे क्या बोल रहा है, ये दे रखा है हमें, ये थीटा है और इसके चारों तरफ ये कॉइल लगा रखी है, ठीक है। तो अब ये कंफर्म है, ये mg होगा, तो इधर ये कितना होगा, mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये कितना हो जाएगा, r, रेडियस ही होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब इसमें हम लोग करंट मान लेते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रही, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है इस तरीके से। तो ये जो टोटल एंगल आएगा हमारे पास, अगर यहां से बात करें तो ये जो बनेगा, ये कितना आएगा एंगल हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। मतलब m और b के बीच का अगर एंगल अपने लोग बनाएंगे, ये इस तरीके से, b ऐसे है, m ऐसे है, ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब टॉर्क की बात करते हैं, तो जो अगर ये बैलेंस होगा तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb साइन 180 माइनस थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, mg जो टॉर्क देगा mg साइन थीटा इंटू आर। तो mb ये भी कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा गया है, इफ स्फीयर इन इक्वल द वैल्यू ऑफ b की बात करेंगे अपन लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा mg अपॉन m, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, mg डिवाइड बाई i इंटू एरिया, तो mg पाई आर स्क्वायर इंटू करंट आई, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और एक आर यहां चल ही रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो b आ जाएगा ये आ जाएगा mg आई पाई आर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो 47 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्टेज 2 का 47 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो बोल रहा है, द स्क्वायर लूप एबीसीडी कैरिंग ए करंट आई इन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म उसमें रख दिया है। as shown the loop can rotate about an axis x dash, the plane of loop make an angle theta with the direction of b, through what angle will loop rotate by itself before the torque on its become 0। देखो क्या है, ये एक्सिस दे रखी है हमें x डैश, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सिस बना ली है। अब ये जेड एक्सिस दे रखी है, तो ये जो लाइन बन रही है ये इस तरीके से, ये लूप दे रखा है हमें, इस लूप की बात कर लेते हैं। और ये कितना दे रखा है हमें, थीटा एंगल पे दे रखा है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, क्लियर है। अब इसके नाम लिख लेते हैं हम लोग, ए बी सी इंटू डी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जेड डायरेक्शन में, तो ये बोला है इस पे जो टॉर्क होगा वो कब 0 हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, जो टॉर्क की बात करें तो ये होगा एम बी
साइन थीटा होता है, मतलब वेक्टर नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। वैसे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। तो टॉर्क जीरो कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो अभी ये जो है ये कितने एंगल पे, थीटा पे, तो इसका जो एम होगा, अगर आप एम की बात करोगे तो ये ऐसे क्लॉकवाइज होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो एम जो होगा वो इनसाइड आएगा इस तरीके से। इसमें क्या होगा, इसके ये आएगा एम, ठीक है। अब इसको हमें कितना घुमाना है जिससे ये हमारे पास टॉर्क जो जीरो हो जाए, तो थीटा तो यही 90 डिग्री और घुमाना पड़ेगा हमें, थीटा ये और फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो एम जो होगा वो किसके अलाइन आ जाएगा, बी के। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमें कितना घुमाना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा। ये एंगल रोटेट करना पड़ेगा हमें, कितना करना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा। आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। ये जीरो होगा जब हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये जो हमें दे रखा है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा, एंगल जो लिखना पड़ेगा, एंगल लिखोगे 90 प्लस थीटा से हमें रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो थीटा एम क्रॉस बी के बीच की बात हो रही है, ये थीटा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको अल्फा लिख लेते हैं, समझ गया। इसको अगर जीरो करना है तो अल्फा हमारे पास कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब समझ, अब ठीक है, नहीं तो इससे और इससे आप कंफ्यूज हो जाते। तो टोटल एंगल हमें कितना घुमाना पड़ेगा, पहले तो ये ऐसे आएगा, फिर ये परपेंडिकुलर चला जाएगा, फिर हम इसको और घुमाएंगे इस तरीके से, तो एम बी के डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब जब बी और एम एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 49 की। 47 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर है 49, ठीक। तो अब इसकी बात करते हैं। ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए करंट आई इज सिचुएटेड इन नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ साइड ऑफ लूप इज इन द प्लेन ऑफ लूप इफ स्टेडी करंट आई, मतलब एक करंट फ्लो बता दिया है इन द वायर एज शोन इन फिगर द लूप विल, क्या है, देखो ये है और ये लूप दे रखा है, ठीक है। यहां से ये इस तरीके से ये आई आ गया, ये आई आ गया, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब ये बोला इफ स्टेडी करंट आई इज एस्टेब्लिश्ड इन वायर एज शोन इन फिगर द लूप विल, तो लूप की बात करते हैं। देखो ये यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर मैं B1 लिखूं और यहां की मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं मैं B2, तो B1 जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, B1 जो होगा वो B2 से ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाती है B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू 2πr, मतलब रेडियस डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। यहां से यहां तक ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब अपन लोग आगे बात करते हैं। तो यहां पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा इस वाले वायर की वजह से। अगर अपन लोग बात करें इसकी और इसकी, तो ये इन दोनों पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो तो जीरो हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर इसमें करंट ऐसे मान लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कैसे आएगी, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, और यूनिफॉर्म नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा L क्रॉस B, तो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे F डैश मान लेते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट इस पे लगेगा F डैश, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो मैंने F1 लिख दिया यहां से यहां तक, और ये जो फोर्स लगेगा वो F2 मैंने लिख दिया, तो क्या आएगा, F1 ग्रेटर देन F2 होगा। सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट होगा, जब अट्रैक्ट होगा F1 ज्यादा है तो किधर जाएगा, ये मूव्स टूवर्ड्स द वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, मूव्स टूवर्ड्स द वायर। तो अपना आंसर हो गया थर्ड। क्या आ गया, आंसर आ गया थर्ड। चलो इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इस स्टेज का।
चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर है 50। स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 50। तो ये बोला है, इन द फिगर शोन ए करंट I1 इज एस्टेब्लिश्ड इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक वायर है उसमें करंट I दे रखा है, I1 दे रखा है, और एक अनदर वायर है CD कैरिंग ए करंट I2 इज प्लेस्ड इन प्लेन ऑफ द पेपर। द लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ दिस वायर इज परपेंडिकुलर टू द वायर AB। द फोर्स ऑन वायर CD। ठीक है, देखो बनाते क्या क्या दे रखा है हमें। एक तो ये दे रखा है हमें, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, और एक बार ये दे रखा है। ठीक है, ये C है, ये D है, ये करंट I1 है, नहीं I2 है, और इसमें भी करंट क्या है I2 दे रखी है। तो देखो होगा क्या, यहां से यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म तो है नहीं। ठीक है, अब मैं अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, I DL क्रॉस B लिखा जाएगा। ये अगर मैं DF की बात करूं एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, I तो आ जाएगा बाहर, ये लिख सकते हैं। तो इसकी बात करोगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो F1 इधर होगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो F2 अलग होगा। इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये कंफर्म आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी इस वाले रीजन में, यहां से यहां तक, वो ज्यादा होगी किससे, इस वाले रीजन से, जिसमें ये है वायर। ठीक है, इसको O मान लेते हैं, OD वायर जो है। तो जो F1 फोर्स है वो ज्यादा है किससे, F2 से। ठीक है, तो अब हमसे बात क्या आ रहा है, द फोर्स ऑन वायर CD। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो अगर ये बराबर होते तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इनके कैंसिल हो जाते और वर्टिकल ऐड हो जाते, मगर ये क्या है हमारे पास, क्या है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, और वेरी कर रहे हैं। तो F1 ग्रेटर देन F2 होगा तो ना तो ये पैरेलल होगा और ना परपेंडिकुलर होगा, नीदर पैरेलल टू I1 एंड नॉर परपेंडिकुलर टू I1। तो ना तो I1 के ये परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो आंसर हो गया अपना, आंसर आ गया 4th। ठीक है, तो ये अपनी स्टेज 2 कंप्लीट हो गई है।